So tell me three things that people should trust you. फर्स्ट इज अ फॉरमोस्ट इज योर एड्रेस। आपको अगर कीमती कागज पे दिखता है, क्योंकि हमें नहीं पता आपका 30 साल पुराना एड्रेस क्या था। तो जब आपको अपना एड्रेस दिखता है, सो आपको वो पता आपकी रियलिटी क्या है 30 साल पहले, मुझे तो नहीं पता। सेकेंड इज योर डिटेल्स, आपकी जो फादर की डिटेल्स है, नेम सरनेम है वो। और थर्ड, जो कीमती कागज के साथ एक नाम एसोसिएट है डिफाइनेज करके, Okay. दे आर वेरी गुड नोन फॉर ट्रस्ट फैक्टर। जो डिफाइनेज ने हमारी कीमती कागज की वेबसाइट बिल्डअप की है, दे आर नोन फॉर दैट ट्रस्ट ओनली। सो दिस आर द 3 फैक्टर्स यू कैन कंसिडर। Let's say I have trusted you. Then what's the procedure? How do you help people to revive their investments? सो बेसिकली डिपेंड अपॉन द डिफिकल्टी ऑफ द केस, एग्जैक्टली केस उनका कहाँ पे है। सो फॉर एग्जांपल, होल्डर अलाइव है, तो फर्स्ट वी हैव टू चेक कि उनके पास जो सर्टिफिकेट्स है वो रिसेंट सर्टिफिकेट से पुराने हैं। अमूमन केस में सर्टिफिकेट जब भी क्लाइंट्स लेके आते हैं वो पुराने ही होते हैं। Okay. तो बहुत बार उसमें बोनस स्प्लिट्स होते हैं, तो वो रिसेंट सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होते हैं। तो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू गो फॉर अ डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन। Okay. तो पुराने और नए हमको अप्लाई करने होते हैं, एंड देन सारे एक साथ आपको डिमेट में मिलते हैं। Okay. And what is the duration of this entire process? सी अगेन विल डिपेंड अपॉन द केस टू केस। सो फॉर डुप्लीकेशन अगर आप मांगे चलते हो तो 3 months to 9 months आप कंसिडर करते हो कि वो इजीली हो सकता है। Okay. अनदर केस कैन बी कि सर्टिफिकेट्स है उनके पास, होल्डर भी है, फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर भी है, बट थर्ड होल्डर नहीं है। सो एक होल्डर का नाम निकालना होगा, बाकी 2 होल्डर के नाम पे प्रोसेस जाएगा। Okay. सो ये ट्रांसमिशन केस हो गया। और एक केस हो सकता है कि जहाँ पे क्लाइंट के पास सर्टिफिकेट्स है बट होल्डर नहीं है। मान लो कि पापा के नाम पे सर्टिफिकेट्स है, वो लेके आए, बट अपने पिताजी के नाम पे। अगर उसमें भी 2 चीज़ बनती है, अगर वैल्यू 2 लाख से ऊपर है तो प्रोसेस अलग है, वैल्यू 5 लाख से ऊपर है तो प्रोसेस अलग है, वैल्यू 2 लाख से नीचे तो प्रोसेस अलग है। Okay. सो जहाँ पे वैल्यू पर सर्टिफिकेट पर फोलियो 5 लाख से ऊपर है, उस केस में बाय डिफॉल्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आती है। तो उसमें आपको लॉयर के पास जाना आता है कि भाई मुझे ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बनाना है। तो उसमें टाइम ज़्यादा जाता है। उसमें अगर आप सक्सेशन हो प्लस IPF हो, आप मान के चलो कम से कम 2 से 3 साल का टाइम जाएगा टू द Okay. कंप्लीट द प्रोसेस। सो विल डिपेंड अपॉन केस टू केस कि उसका केस क्या है। Okay. So tell me, in what conditions you cannot revive your investments? वेरी गुड क्वेश्चन। उस कंडीशंस में जहाँ पे क्लाइंट के पास फुलफिल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। Okay. सो मान लीजिए कि बाबू राव, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, बाबू राव करके, तो उसके नाम पे उसने सर्टिफिकेट लिया था। तो होता क्या था ना, 80s 90s में लोग IPO अप्लाई करने के लिए किसी के नाम पे भी अप्लाई कर लेते थे। अच्छा। उस टाइम पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यू नेम इट, यू कैन बाय द शेयर्स ऑन अ नेम। आफ्टर सर्टन ईयर्स वो अगर नाम का इंसान ही नहीं है तो आप डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कैसे करोगे? उस केस में रिवाइव बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसको बाबूराव को पैसे नहीं मिलेंगे। बाबूराव को पैसे नहीं मिलेंगे। सो बेनामी बोलते हैं इसको, जिसके नाम पे अगर सर्टिफिकेट है वो नाम का इंसान नहीं है तो आप सर्टिफिकेट नहीं ला सकते। Okay. And there is no other condition that you cannot. नहीं, बाकी एवरीथिंग वी कैन गो फॉर इट, डेफिनेटली यस। Okay. अच्छा, और एक चीज़ था मेरे माइंड में, लाइक व्हाट इज दिस IPF? IPF इज लाइक इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। Okay. सो ये एस्टेब्लिश हुआ था ईयर 2000 में, बट इम्प्लीमेंट 2017 में हुआ था। इसका मेन मोटो था कि अगर इन्वेस्टर का अगर अमाउंट वो क्लेम नहीं कर रहा है, जो डिविडेंड अमाउंट है वो क्लेम नहीं कर रहा है, तो डिविडेंड अमाउंट और शेयर्स दोनों गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे Okay. और सेफ रहेगी वहाँ पे। सो वेन एवर इफ क्लाइंट इज नॉट क्लेमिंग डिविडेंड फॉर कंसिक्यूटिव 7 years, ठीक है, उस केसेस में आपके डिविडेंड और शेयर्स दोनों गवर्नमेंट के पास चले गए, आपको देन गवर्नमेंट के पास से रिट्राइव करना होता है। Okay. सो दैट डजंट मीन कि आपके पास वो शेयर्स नहीं मिलने वाले करके। हाँ, प्रोसेस लंबा है, डिफिकल्ट है, दैट्स द ओनली थिंग। Okay, Hitesh, now coming back to the main topic, like who all can claim their investments? सो विल डिपेंड अपॉन द सर्टिफिकेट किसके नाम पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि फादर के नाम पे है, तो अगर माता जी अलाइव है तो माता जी कैन क्लेम द शेयर्स, और बच्चों लोग के नाम भी NOC लगेगी। सो चिल्ड्रंस विल गिव NOC और माता जी क्लेम कर सकते हैं। अगर सिंगल होल्डर है तो मान लीजिए कि जब भी सर्टिफिकेट्स में 2 होल्डर है, एक होल्डर अलाइव नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट होल्डर विल बी द क्लेमेंट। Okay. इरिस्पेक्टिव कि उनके फैमिली में कोई अगर चाहता है कि नहीं, बट स्टिल 2 होल्डर है, एक होल्डर नहीं है, सेकंड होल्डर उसको अप्लाई कर सकता है। हमारे पास ऐसे भी केस आए जहाँ पे 3 होल्डर है और तीनों होल्डर अलाइव नहीं है। अच्छा. इन दैट सिनेरियो
कंपनी और आरटी ये प्रेफर करती है कि जो रिसेंट जिसकी डेथ हुई है उनकी फैमिली क्लेम कर सकती है। ओके। तो रिकमेंड है कि फर्स्ट होल्डर है तो फर्स्ट होल्डर की फैमिली क्लेम करेगी। फर्स्ट होल्डर की फॉर एग्जांपल 2000 में डेथ हुई है, सेकंड होल्डर की 2010 में हुई है, थर्ड की 2020 में हुई है, तो जो थर्ड पर्सन होल्डर की डेथ हुई उनकी फैमिली उनको क्लेम कर सकती है। अच्छा। सो डेथ केस में ही सिर्फ क्लेम का क्वेश्चन रेज होता है, बाकी जहाँ पे होल्डर अलाइव है वो तो बाय डिफॉल्ट उनके नाम पे कर सकते हैं।